आप यह भी कह सकते हैं कि अब भारत के वोटर्स का स्वभाव एक कस्टमर के जैसा है, और जो कस्टमर होता है वो अपना और अपने परिवार का फायदा देखता है सबसे पहले, और वो ये देखता है कि उसे किस प्रोडक्ट को लेने में फायदा है, किस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किस पार्टी से ज्यादा मिल रहा है। और इस बात को शायद कांग्रेस अच्छी तरह से समझ गई थी, और इसलिए उसने कर्नाटक के वोटर्स के लिए एक तरीके से मेगा सेल लगा दी, हैवी डिस्काउंट की घोषणा की, और यह चुनाव रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा के बीच का चुनाव बन गया। कांग्रेस ने किसी ई कॉमर्स कंपनी की तरह चुनावों में हैवी डिस्काउंट की सेल लगाई, और जो कर्नाटक के वोटर्स हैं वो उसके पक्ष में चले गए, और इस तरह से यह चुनाव कांग्रेस पार्टी की लोकल गारंटी स्कीम्स और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच बंट गया, जिसमें लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर उन लोकल वादों को अपना समर्थन दिया जो एक तरह से हैवी डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। अब वो लोकल वादे कौन से थे, वो लोकल गारंटी कौन सी थी, ये भी आप समझिए। कांग्रेस ने 5 लोकल गारंटी दी, जिनमें हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर परिवार की एक महिला को 2000 रुपए मासिक भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, गरीब परिवारों को 10 किलो अनाज, और हर साल त्योहारों पर 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था। इन वादों ने कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के बम पर वोट दिलाए, क्योंकि सबको जो वादे थे बड़े लुभावने लगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो मोहब्बत की दुकान खोली, उस दुकान पर वोटर्स के लिए शानदार डिस्काउंट था, और इन चुनावों में सिलेंडर हर तरफ छाया हुआ था। और ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने वोटिंग से पहले सिलेंडर की इस तरह से आरती उतारी थी, और सिलेंडर वोटिंग से पहले कर्नाटक में ट्रेंड करने लगा था। तो ये जो सिलेंडर बाबा है, या ये जो सिलेंडर देवता हैं आप कह लीजिए, सिलेंडर बाबा का, सिलेंडर देवता का कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला, और ये सिलेंडर असल में एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में बन गया। इसीलिए शायद डी.के. शिव कुमार इसी सिलेंडर की आरती उतार रहे हैं। अब रसोई गैस का सिलेंडर किस चीज का सूचक है? यह सिलेंडर सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, यह गरीब और मिडिल क्लास जनता का सूचक है, और कांग्रेस ने इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया। यह सिलेंडर आपको यह बताता है कि गरीब इंसान जो है उसके जीवन में क्या क्या चुनौतियां हैं। यह सिलेंडर आपको यह बताता है कि जो मिडिल क्लास है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। संक्षेप में कहें तो कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बनाया, और इस तरह से अब कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों के लिए भी एक बिजनेस मॉडल मिल गया है, और यह मॉडल है चुनाव में लोकल मुद्दों की दुकान सजाने का, जिसका खरीदार हर वोटर होता है। तो कर्नाटक के चुनावों में यह फर्क बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में रहा। यही काम, यही रणनीति कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी की थी, और यही उन्होंने अब कर्नाटक में भी दोहराई, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक का यह पूरा चुनाव आखिर बदला कहां से। यह चुनाव कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों से बदला है। कर्नाटक की 224 सीटों में से सबसे ज्यादा 151 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं, और इन इलाकों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 151 सीटों में से 97 सीटें, यानी लगभग 65% जो अर्बन सीट्स हैं, माफ कीजिएगा, जो रूरल सीट्स हैं, वो अकेले कांग्रेस पार्टी ने जीती है। जबकि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को सिर्फ 33 और जेडीएस को सिर्फ 18 सीटें मिली। इस हिसाब से देखें तो कर्नाटक के ग्रामीण वोटर्स ने इस चुनाव को कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक तरफा बना दिया, और यह इसलिए हुआ क्योंकि गांव में उसे किसानों और मजदूरों के बम्पर वोट मिले हैं। तो अगर आप इस पूरे वोट को 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांटें, एक शहरी वोट और एक ग्रामीण वोट, तो कांग्रेस को ग्रामीण वोट जबरदस्त तरीके से मिला है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो राज्य के हर किसान को प्रति एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए की सब्सिडी, किसान मजदूरों को हर महीने 2,000 रुपए भत्ता, और ऐसी महिलाओं को 2 लाख रुपए की सब्सिडी देगी जो ऐसे युवाओं से शादी करती हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यानी मुफ्त की इन रेवड़ियों ने बीजेपी की विचारधारा वाले चुनावी मॉडल को धराशायी कर दिया, और कर्नाटक के ग्रामीण वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गए। उन्होंने कहा, पहले हम अपनी जिंदगी सुधारेंगे, पहले हम अपने पेट की बात सुनेंगे, विचारधारा के बारे में बाद में बात करेंगे। यह बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण भारत पर ही रहा है, ग्रामीण लोगों पर ही रहा है, जिसके लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, किसानों के लिए भी बनाई हैं, गांवों के लिए भी बनाई हैं, ग्रामीण लोगों के लिए भी बनाई हैं। लेकिन कांग्रेस के मोहब्बत वाले शोरूम के सामने
बीजेपी की इन योजनाओं का कोई प्रभाव इस बार नहीं दिखा। आप यह भी कह सकते हैं कि कर्नाटक के लोगों को रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा में से किसी एक का चुनाव करना था, और विचारधारा का चुनाव लोग तब करते हैं जब उनका पेट भरा होता है, और इस बात को कांग्रेस समझ गई। आप भी इस बात को इन चुनावी नतीजों से समझ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। शहरी इलाकों की 47 सीटों में से कांग्रेस को 24 और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली है। यानी यहां फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर की है, 23 सीटें मिल गई। इसी तरह छोटे शहरी इलाकों की 26 सीटों में से कांग्रेस को 15 मिली, बीजेपी को 8 और जेडीएस को 2। जिसका मतलब यह है कि शहरी इलाकों में तो बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस से बुरी तरह हारी, और इस पर बीजेपी को सोचने की अब बहुत आवश्यकता है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद क्या होगा? पहला, बजरंग दल पर बैन शायद लगा दिया जाएगा, क्योंकि वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने। दूसरा, कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत अब मिल सकती है। अब वहां की जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो हिजाब पहनकर शायद स्कूलों में जा पाएंगी। तीसरा, 4% मुस्लिम आरक्षण फिर से बहाल हो जाएगा, जिसे बीजेपी की सरकार ने समाप्त कर दिया था। चौथा, पीएफआई पर कर्नाटक की नई सरकार का रुख नर्म हो सकता है, और यह बात बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। और पांचवां, अब कर्नाटक में धूमधाम से टीपू सुल्तान की जयंती भी जरूर मनाई जाएगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव का एक संकेत माना जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता तो इस समय यही कह रहे हैं, और उनका कहना है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन क्या ऐसा है? तो बड़ी बात अब यह है, आपने देखा होगा कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो आज से ही ये कहने लगे हैं कि ये जो मैंडेट, ये लोकल नहीं है, ये राष्ट्रीय मैंडेट है। ये मैंडेट सिर्फ बोम्मई के खिलाफ नहीं है, कर्नाटक की बीजेपी की राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। ये जो मैंडेट है, ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लोग नरेंद्र मोदी से थक चुके हैं, और अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे उन पर इस कर्नाटक के नतीजों का बहुत असर पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? आंकड़े क्या कहते हैं? और पीछे भी ऐसा हो चुका है, तब क्या हुआ था? उदाहरण आपको देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में बीजेपी की 5 राज्यों में जबरदस्त हार हुई, जिनमें 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को सीधी टक्कर में हरा दिया था, ठीक वैसे ही जैसे अभी कर्नाटक में हराया। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने तब भी यह कहना शुरू किया था कि यह हार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। लेकिन यह बात सही साबित नहीं हुई, और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली। जिससे यह पता चलता है कि भारत के वोटर्स राज्य के चुनाव में अलग मुद्दों पर और अलग पार्टी को वोट देते हैं, उनका व्यवहार अलग होता है, और केंद्र के चुनाव में वो अलग मुद्दों पर और अलग पार्टी के लिए वोट करते हैं।